अच्छा, हम लोगों ने कल कौन सी रिवर तक कर लिया था? कॉन्गो हो गई थी ना? जाम्बेजी भी हो गई थी क्या? तो हम लोगों ने जाम्बेजी रिवर देखी थी, और हम लोगों ने कल केवल यही एक रिवर देखी थी जो ईस्ट की तरफ फ्लो हो रही थी। इसके अलावा कोई और ईस्ट की तरफ फ्लो होने वाली रिवर तो हम लोगों ने शायद कवर नहीं करी है कल। ठीक है। हम लोगों ने वोल्टा रिवर देखी थी, और हम लोगों ने चारी रिवर देखी थी, कॉन्गो रिवर देखी थी। जो चार्ड लेक है, ये चार्ड लेक जो है ये कौन सी रिवर से एसोसिएटेड है? तो चारी से। कारी से एसोसिएटेड है। और जो लेक चार्ड है वो कौन कौन से देशों में फैला हुआ है? चार, तो नाइजर, नाइजर, नाइजीरिया, चार, नाइजीरिया, चार कैमरून। चाड और कैमरून। कैमरून। वेरी गुड। ठीक है, बिल्कुल सही है। और आगे चलेंगे, आइलैंड भी हम लोग कवर करेंगे। आगे हम लोग बात कर लेते हैं ऑरेंज रिवर की। ऑरेंज रिवर की बात करेंगे। ऑरेंज रिवर हम लोगों ने देखा था कि ऑरेंज रिवर बेसिकली कहाँ पर है। ऑरेंज रिवर साउथ ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। और ये कहाँ पर बहती है? ये साउथ अफ्रीका में बहती है। साउथ अफ्रीका में हम लोगों ने एक माउंटेन की बात की थी, जिस माउंटेन का नाम क्या था? ड्रैकेंसबर्ग। ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन था। और ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन, अगर मैं पूछूं कि ये अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट की तरफ है कि ईस्ट कोस्ट की तरफ है, तो क्या जवाब होगा? ईस्ट। ईस्ट ईस्ट कोस्ट की कोस्ट की तरफ। तरफ है ना। यहाँ पर कहीं हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर ये हमारा था ना ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन। ठीक है ना? गुड लिसोथो इवनिंग में। सर। गुड इवनिंग। लिसोथो और साउथ अफ्रीका में फैला हुआ था, और हम लोगों ने देखा था कि इसी ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन से साउथ अफ्रीका में निकलती है हमारी एक रिवर जिसका नाम है ऑरेंज रिवर। और ऑरेंज रिवर की हम लोग अगर बात करें तो यहाँ से वो निकलना शुरू करती है इस तरीके से, और यहाँ से इस तरीके से बहते हुए ये ऊपर जाती है। ऊपर जाके ये नामीबिया और साउथ अफ्रीका के बीच में बॉर्डर बनाती हुई गिर जाती है। कहाँ पर? अटलांटिक ओशन में। महासागर। तो खास वो तौर फिर से से वो हो रहा है, बाद में वो ऊपर नीचे, अरे मतलब आगे पीछे। आगे पीछे, आगे पीछे सभी को हो रहा है। नहीं सर, सही चल रहा है सर। नंदिनी जी, शायद नेटवर्क का इशू होगा, है ना? थोड़ा सा नहीं इसमें। सर, थोड़ा सा लैग हो रहा है। हाँ, नहीं एक्चुअली। सर, थोड़ा है भैया। अच्छा, थोड़ा सा सर एक बस। बार हाँ, अलग से बोलिए। बना के दिखा दीजिए, पता चल जाएगा सर। हाँ, मैं उसमें बना के दिखा देता हूँ। एक सेकंड बस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ लिसोथो में यहाँ पर हमारे पास ये क्या था? ये साउथ अफ्रीका, और यहाँ पर फैला हुआ ड्रैकेंसबर्ग था। और इसी ड्रैकेंसबर्ग से निकलती है हमारी रिवर जिसका नाम है ऑरेंज। और इस तरीके से होते हुए यहाँ पर पहुंचती है, और नामीबिया और साउथ अफ्रीका के बीच में बॉर्डर बनाते हुए गिर जाती है। कहाँ पर? ये अटलांटिक ओशन में। तो ये रिवर कौन सी है हमारी? ये रिवर है हमारी रिवर ऑरेंज। ठीक। अगर हम रिवर ऑरेंज की बात करें तो इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? रिवर ऑरेंज का जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन होता है आपका, हम सब जानते हैं कहाँ से? ड्रैगन्सबर्ग। ड्रैकेंसबर्ग। ड्रैकेंसबर्ग से। ड्रैकेंसबर्ग में कौन सा कंट्री अगर पूछे तो कौन सी कंट्री है? साउथ अफ्रीका या लिसोथो? लिसोथो। 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 लिसोथो साउथ। ठीक। मैंने एक काम दिया था आप लोगों को, मैंने कहा था कि साउथ अफ्रीका में, सॉरी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जितनी कंट्रीज उनके नाम आपको लिखने हैं, और नाम लिखने के बाद उनके कैपिटल्स के नाम लिख के भेजने हैं। केवल दो लोगों ने भेजे हैं, बाकी सब अंडरस्टूड हो जाता है कि चलो ठीक है। हाँ, बताइए, ऐसे काम चलेगा? तो ये, हाँ, भेज देंगे। हाँ, ये लिसोथो से निकलती है, और लिसोथो से निकलने के बाद ये फ्लो होती है कहाँ पर? पहली बात तो लिसोथो में फ्लो होती है। लिसोथो के बाद ये साउथ अफ्रीका कंट्री में जाती है। साउथ अफ्रीका के बाद ये बनाती है बॉर्डर। बॉर्डर किसके बीच में बॉर्डर बनाती है? नामीबिया और साउथ अफ्रीका के बीच में। और हम लोगों ने एक देखा था कि ये जो रिवर है ये कालाहारी डेजर्ट से होकर गुजरती है। गुड इवनिंग कालाहारी सर। डेजर्ट। गुड इवनिंग। सर ज्यादा कालाहारी हो गया डेजर्ट क्या? से नहीं, बस थोड़ा सा अभी शुरू किया है। कालाहारी डेजर्ट से होकर ये गुजरती है। ठीक है ना? इतनी बातें तो आपको क्लियर है? ठीक।
जी सर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कहाँ से निकल रही है, बॉर्डर कहाँ पर बना रही है, और कालाहारी डिजर्ट से होकर गुजरती है, इसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज यहाँ पर है कि जो ऑरेंज रिवर है, ऑरेंज रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, ऑरेंज रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, जिस ट्रिब्यूटरी का नाम है रिवर वाल। ये रिवर वॉल जो है, इस रिवर वॉल के बेसिन में गोल्ड डिपॉजिट पाया जाता है। यानी कि रिवर वॉल का जो घाटी है, रिवर वॉल का जो बेसिन है, वो स्वर्ण भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये रिवर ऑरेंज है। एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, शायद कभी पूछ ले एग्जाम में, कि जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका या अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी बहुत सारे देश हैं। जैसे अगर हम देखें तो बोत्सवाना है, इधर हमारे पास साउथ अफ्रीका है, ऊपर अगर हम लोग देखें तो वहां पर जैसे सिएरा लियोन वगैरह है। तो ये कुछ देश ऐसे हैं जो डायमंड माइनिंग के लिए प्रसिद्ध हैं, है ना, हीरे की माइनिंग के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर एक खास तरीके का, खास तौर से अगर बोत्सवाना देखें तो बोत्सवाना में एक खास तरीके का हीरा पाया जाता था, जिसको जो जो लाल रंग का होता था। ठीक है, और बहुत ही रेयर हीरे होते थे वहां पर। प्लस हीरों के लिए जो, जब यहाँ पर ये कॉलोनाइज थे ये देश, तो वहां पर काफी ज्यादा खून खराबा भी होता था। तो यहाँ पर पाए जाने वाले जो हीरे थे उनको ब्लड डायमंड बोला जाता था। ठीक है ना। तो खासतौर से बोत्सवाना में तो ब्लड डायमंड बोला जाता था। इस पर एक फिल्म भी बनी है ब्लड डायमंड के नाम से। हालांकि यहाँ पर बात वो नहीं है, बात यह है कि साउथ अफ्रीका में भी डायमंड जो है वो रिजर्व है, डायमंड मिलते हैं। और साउथ अफ्रीका का जो पहला डायमंड है, जिसका नाम था यूरेका डायमंड, साउथ अफ्रीका में मिलने वाला पहला जो डायमंड था, जिसका नाम था यूरेका डायमंड, वो इसी ऑरेंज रिवर के बेसिन में ढूंढा गया था। एक शहर है यहाँ पर होप टाउन, उसके पास ये यूरेका डायमंड जो था वो मिला था, जो पहला डायमंड था साउथ अफ्रीका का। क्लियर। तो ये हमारे पास रिवर ऑरेंज है, इसमें हमको इतना ही ध्यान रखना है। रिवर ऑरेंज के बाद अगली रिवर हमारी है लिम्पोपो रिवर। हाँ सर, ऐसा कुछ होगा। गिर कहाँ पर रही है ये गिर रही है कहाँ पर, अटलांटिक ओशन में। और अगर हम इसका फ्लो देखें तो ये किस दिशा में बह रही है, ये एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। डायरेक्शन आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि डायरेक्शन भी पूछता है एग्जाम में कि वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही है कि नॉर्थ की तरफ फ्लो कर रही है। अभी तक हम लोगों को नॉर्थ फ्लोइंग रिवर यहाँ पर केवल एक ही दिखी थी, कौन सी रिवर, रिवर रिवर चारी। ठीक है, चार। क्लियर। अगली जो रिवर है हमारी, वो है हमारी लिम्पोपो रिवर। और लिम्पोपो रिवर की बात अगर हम लोग करें तो लिम्पोपो रिवर हमारी जो लिम्पोपो रिवर है, ये एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। पूर्व की तरफ बहने वाली रिवर है। इस रिवर का जो ओरिजिन है वो साउथ अफ्रीका में होता है। इसकी हेडवर्ड ट्रिब्यूटरीज हैं दो, रिवर्स के मिलने से ये बनती है। इसके हेडवर्ड ट्रिब्यूटरीज हैं, एक है रिवर मैरिको और दूसरी है रिवर क्रोकोडाइल। इसको CROCODILE नहीं लिखना है, इसको, इसका जो स्पेल है वो ऐसे है, के से है, क्रोकोडाइल रिवर। इन दो रिवर से मिलके ये रिवर लिम्पोपो जो है वो बनती है। यहाँ पर, यहाँ से आती है हमारे पास, अगर देखें तो कुछ इस तरीके से आती है हमारे पास रिवर मैरिको, और इधर से आती है रिवर क्रोकोडाइल। और यहाँ पर ये दोनों रिवर्स मिल जाती हैं, और मिलने के बाद ये बोत्सवाना के साथ बॉर्डर बनाते हुए बहती हैं। और उसके बाद ये मोजाम्बिक में एंटर कर जाती है, और मोजाम्बिक में एंटर करने के बाद ये यहाँ पर जो इंडियन ओशन है वहां पर ये गिर जाती है। ठीक है, तो इसका जो फ्लो है अगर हम लोग देखें तो ये साउथ अफ्रीका से निकलती है। तो पहले साउथ अफ्रीका से निकली, साउथ अफ्रीका से निकलने के बाद इसने बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका के बीच में क्या बनाया, बॉर्डर बनाया। बॉर्डर बनाने के बाद ये एंटर करती है कहाँ पर, मोजाम्बिक। मोजाम्बिक में एंटर करती है। और मोजाम्बिक में एंटर करने के बाद ये
इंडियन ओशन में गिर जाती है मोजाम्बिक चैनल में। ये भी मोजाम्बिक चैनल में ही गिरती है। ठीक है, हम लोगों ने देखा था ना कि यहाँ पर एक आइलैंड है मेडागास्कर आइलैंड, और मेडागास्कर आइलैंड और मोजाम्बिक के बीच में जो वाटर बॉडी है उसको बोला जाता है मोजाम्बिक चैनल, जहां से एक करंट बहती है, ओशन करंट बहती है। क्या नाम था उस ओशन करंट का? अगुलवास। अगुलहास। ठंडी या गर्म? खगोलवास। यस सर। सर गर्म। 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 ठीक है, क्लियर। तो ये यहाँ पर इसमें हमको ध्यान रखना है। एक चीज और ध्यान रखें कि ये जो लिम्पोपो है, ये लिम्पोपो तो बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका के बीच में बॉर्डर बनाती ही बनाती है। इसकी ये जो हेडवर्ड ट्रिब्यूटरी है मैरिको, रिवर मैरिको, ये भी साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना के बीच में बॉर्डर बनाती है। तो रिवर मैरिको जो इसकी एक हेडवर्ड ट्रिब्यूटरी है वो भी, और ये भी जो है यहाँ पर बॉर्डर बनाती है। किसके बीच में? बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका के बीच में। मोजाम्बिक में एंटर करने के बाद मोजाम्बिक चैनल में ये गिर जाती है। एक चीज इसके बारे में हमको और ध्यान देने की है कि यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो हम लोगों ने देखा था कि यहाँ से निकलता है हमारा क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न। और ये जो लिम्पोपो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को कैप्रिकॉर्न। 2 बार कट करती है। हिंदी में बोलते हैं मकर रेखा। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि ये मकर रेखा को 2 बार, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट करती है। ठीक, हम लोगों ने कॉन्गो को देखा था जो इक्वेटर को 2 बार कट करती थी। फिर हम लोगों ने ये अभी एक और रिवर देखी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट करती है। और इंडिया में एक रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ माही। कैंसर को 2 बार कट करती है। नाम उसका क्या है? माही। माही। ठीक है, और उसकी एक ट्रिब्यूटरी भी है जो माही जो कट करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। उसका नाम अनस। क्या था? अनस। अनम। अनस। अनम। अनस अनस अनस। 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 ठीक है ना। जी। तो जी। ये बेसिकली हमारे पास क्या है? लिम्पोपो है। लिम्पोपो रिवर अफ्रीका का एक नेशनल पार्क है। अफ्रीका का एक नेशनल पार्क है जिस नेशनल पार्क का नाम है क्रूगर नेशनल पार्क। तो क्रूगर नेशनल पार्क से होकर ये बहती है। क्रूगर नेशनल पार्क से होते हुए ये रिवर बहती है, इसको हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारी लिम्पोपो रिवर थी। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है आपको? सर क्लियर है ना? क्रूगर है। क्रूगर नेशनल पार्क, KRUGER, क्रूगर। यस सर। क्रूगर नेशनल पार्क। अब हम लोग आ जाते हैं अफ्रीका की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जिसका नाम है रिवर नाइल। सर रिवर जा रहे भी तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को होगा। हाँ, रिवर जायरे, रिवर और कॉन्गो एक ही इक्वेटर। है। यस। है ना, वो इक्वेटर को 2 बार कट करती है। इक्वेटर। जायरे और कॉन्गो एक ही है। चलते हैं रिवर नाइल की तरफ। ठीक, रिवर नाइल पर चलने से पहले एक बार यहाँ पर मैप हम लोग एक बार देख लेते हैं, इससे समझ में थोड़ा सा आ जाए। यहाँ पर अगर देखें तो ये कुछ लेक्स हैं हमारे, दिखाई हमको पड़ रहे होंगे। ठीक, इसमें एक बार समझ लेते हैं कि यहाँ पर एक ये लेक है। इस लेक का नाम क्या है? ये है लेक विक्टोरिया। और यहाँ पर ये एक आपको लेक दिख रहा होगा इथोपिया में, इस लेक का नाम है लेक ताना, जो इथोपियन हाईलैंड में है या इथोपिया प्लेटू में ये लेक सिचुएटेड है, लेक ताना और ये लेक विक्टोरिया। तो इस लेक विक्टोरिया से एक रिवर निकलती है जिस रिवर का नाम है व्हाइट नाइल। और ये व्हाइट नाइल यहाँ से बहती हुई आती है। और लेक टाना से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है ब्लू नाइल, यहाँ से निकलती है। और ये दोनों आके एक साथ मिल जाती हैं, और जब ये दोनों मिल जाती हैं उसके बाद यहाँ पर जो रिजल्टिंग रिवर आती है उस रिवर का नाम होता है नाइल रिवर। तो ये है हमारा रिवर व्हाइट नाइल
और रिवर ब्लू नाइल। वासे विक्टोरिया और वासे व्हाइट, तो याद रहेगा वासे विक्टोरिया वासे व्हाइट। तो विक्टोरिया से व्हाइट नाइल निकलती है और लेक ताना से ब्लू नाइल निकलती है, और दोनों आकर मिलकर नाइल रिवर का निर्माण करती हैं। ये नाइल है, इथोपिया में लेक ताना है, यहाँ से व्हाइट नाइल आ रही है, यहाँ से ब्लू नाइल आ रही है, खार्तूम के पास आके दोनों मिल जाती हैं और ये बनती है नाइल रिवर। यहाँ एक चीज ये ध्यान रखनी है, ध्यान का सबको पता ही है कि जो नाइल रिवर है ये लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड है, दुनिया की सबसे लंबी रिवर है, जिसकी जो लंबाई है वो लगभग 6,650 किलोमीटर है। ये बहती है कौन कौन से देशों से, तो इसका फ्लो होता है युगांडा, साउथ सूडान, सूडान और इजिप्ट। युगांडा, साउथ सूडान, सूडान और इजिप्ट में इसका फ्लो है। ट्रिब्यूटरी इसकी एक जो है ब्लू नाइल, वो इथोपिया से होकर भी आती है, लेकिन इसमें जो मेन सोर्स माना जाता है, वो माना जाता है कि मेन स्ट्रीम जो इसकी है वो व्हाइट नाइल है, जो कि लेक विक्टोरिया से निकल के आ रही है। यहाँ एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये जो व्हाइट नाइल है, ये जब लेक विक्टोरिया से निकलती है तो रास्ते में दो लेक और इसके साथ इसके जो फ्लो एरिया है उसमें आते हैं, और वहां से होते हुए ये रिवर बहती है। तो लेक विक्टोरिया से निकलने के बाद दो लेक और मिलेंगे रास्ते में, एक लेक क्योगा है और एक लेक अल्बर्ट है, या लेक अल्बर्टा है। इनके थ्रू भी ये फ्लो होती है, इनसे होकर भी ये निकलती है। रिवर नाइल के बारे में यहाँ पर देखें तो रिवर नाइल में एक इंपॉर्टेंट डैम है, जिस डैम का नाम है असवान डैम, जो कि कहाँ पर है, जो कि इजिप्ट में है। इसी असवान डैम की वजह से एक जलाशय यहाँ पर बन गया है, जिस जलाशय का नाम है लेक नासिर। तो असवान डैम भी इजिप्ट में है, लेक नासिर भी इजिप्ट में है, और ये दोनों किस रिवर पर हैं, ये दोनों ही नाइल रिवर पर हैं। नाइल रिवर के बारे में एक चीज और ध्यान रखनी है, नाइल रिवर जो है वो डेल्टा बनाती है। गिरती कहाँ पर है, मेडिटेरेनियन सी में जाकर ये गिरती है, डेल्टा बनाती है। इसका डेल्टा जो है, ये जो डेल्टा है, ये डेल्टा चापाकार डेल्टा है, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में आर्कुएट डेल्टा। आर्कुएट डेल्टा बनाती है ये। आर्कुएट डेल्टा को हिंदी में बोलते हैं चापाकार डेल्टा। ठीक है, ये चाप के आकार का है, आर्क के आकार का है, इसीलिए इसको आर्कुएट डेल्टा बोलते हैं, और नील रिवर के द्वारा बनाया गया ये आर्कुएट डेल्टा है, दुनिया के सबसे परफेक्ट आर्कुएट डेल्टा का एग्जाम्पल है। तो ये मोस्ट परफेक्ट आर्कुएट डेल्टा है, मोस्ट परफेक्ट चापाकार डेल्टा का निर्माण इस रिवर के द्वारा किया जाता है। ठीक, और ये रिवर जब यहाँ पर डेल्टा बनाती है तो अपने साथ जो भी सेडिमेंट लेके आई है पूरे रास्ते भर, उन सभी सेडिमेंट्स को अपने इस डेल्टा में ये डिपॉजिट कर देती है। इसलिए ये डेल्टा अगर हम देखेंगे नाइल रिवर के आसपास, तो नाइल रिवर के दोनों तरफ डेजर्ट है, जो सहारा डेजर्ट का ही एक्सटेंशन है, जिनमें इस तरफ हमारे पास नूबियन डेजर्ट है और इस तरफ हमारे पास लीबियन डेजर्ट है। तो पूरा इलाका जहां जहां से नील नदी बहती है वो पूरा डेजर्टिक एरिया है, लेकिन जहां पर इसका ये डेल्टा है, ये डेल्टा बिल्कुल डेजर्ट नहीं है, आपको ये बिल्कुल हरा भरा दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नील नदी पूरे रास्ते से जो भी सेडिमेंट्स लेके आती है वो यहीं पर डिपॉजिट कर देती है, और बहुत ही उर्वर, बहुत ही फर्टाइल मिट्टी का निर्माण यहाँ पर होता है, जिसकी वजह से ये पूरा इलाका आपको अलग से दिखाई पड़ेगा कि ये कितना फर्टाइल है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें
तो ये देखिए पूरा ये जो है डेजर्ट है, लेकिन ये जो इलाका है, ये इलाका कैसा है, आपको हरा भरा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये जो है ये इसके द्वारा बनाया गया डेल्टा है। और अगर हम इस डेल्टा को देखें तो ये बिल्कुल रफली हमको एक चाप के आकार का दिखाई दे रहा है, चापाकार डेल्टा हमको दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं मोस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्कुएट डेल्टा। ठीक, दूर दूर तक आपको डेजर्ट दिखाई पड़ेगा, लेकिन चापाकार डेल्टा की पहचान ये होती है कि वो मोस्ट फर्टाइल सॉइल को होल्ड करता है। ठीक, तो ये हमारे पास नाइल रिवर है। नाइल रिवर का जो माउथ है, यहाँ पर एक पोर्ट है, जिस पोर्ट का नाम है पोर्ट एलेक्जेंड्रिया। पोर्ट एलेक्जेंड्रिया, शहर का नाम भी यहाँ पर एलेक्जेंड्रिया है। और ये जो शहर जिसका नाम एलेक्जेंड्रिया है, जहां पर पोर्ट एलेक्जेंड्रिया बना हुआ है, ये शहर का की स्थापना जो की थी वो सिकंदर के द्वारा करी गई थी, जब उसने इजिप्ट पर अधिकार किया था। दूसरी चीज, ये जो नाइल रिवर है ये एक नेविगेबल नदी है, यानी कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, नाव चलाई जा सकती हैं, इसीलिए बहुत सारी क्रूज सर्विसेज भी यहाँ पर चलती हैं। और इजिप्ट का जो टूरिज्म है वो टूरिज्म में एक बड़ा योगदान नील नदी का है। पहली बात तो नील नदी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है, दूसरी बात है नील नदी के किनारे ही जो मिस्र की सभ्यता है, इजिप्शियन सभ्यता है, उसका विकास हुआ था। इसीलिए नील नदी के किनारे बहुत से ऐसी इमारतें हैं, बहुत सी ऐसी साइट्स हैं जिनका संबंध इजिप्शियन सिविलाइजेशन से है, जिनको देखने के लिए हर साल लाखों जो टूरिस्ट हैं वो आते हैं, और नील नदी के थ्रू इजिप्ट की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको ये सपोर्ट करती है। ठीक, यहाँ पर अगर देखें तो नील नदी के किनारे बसे हुए जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, उनमें इंपॉर्टेंट एक सिटी है सूडान की कैपिटल, जिसका नाम है खार्तूम। इसके खार्तूम। अलावा कायरो और गीजा जो इजिप्ट के शहर हैं, जो मशहूर हैं किसके लिए, जैसे गीजा तो अपने पिरामिड्स के लिए मशहूर है, कायरो की भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है इजिप्शियन सिविलाइजेशन और उसके बाद जो फराव वगैरह आए हैं उनके समय में। तो ये इसको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना देता है नाइल रिवर को। तो इन शहरों के नाम भी हमको ध्यान रखने हैं। तो ये हमको ध्यान रखना है। और ये हमारे पास इजिप्ट की नाइल रिवर थी, कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है ये भी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। इसका डेल्टा हम लोगों ने देख लिया कि इसका डेल्टा कैसा है, आर्कुएट डेल्टा है और ये बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है। यहाँ पर हम लोगों ने एक पोर्ट देखा, पोर्ट अलेक्जेंड्रिया। और ये पोर्ट अलेक्जेंड्रिया अलेक्जेंड्रिया शहर पर है, जिसको बसाया किसने था, इसको बसाया था सिकंदर महान ने। क्लियर ये? सर ये तो सेन्नार बांध ब्लू नदी पे है कि व्हाइट नील पे है? कौन सा? सर सेन्नार सेन्नार बांध जो है वो हाँ, ब्लू नील पे है कि व्हाइट नील पे है? देखिए यहाँ पर अभी मैंने एक डैम का नाम बताया, जिस डैम का नाम है अ, असवान डैम। ठीक है, और असवान डैम तो इजिप्ट में है। सिन्नार की जो आप बात कर रहे हैं, सिन्नार बेसिकली एक शहर है जो कि सूडान में, और सूडान में ये इसी सिन्नार शहर में बना हुआ है सिन्नार डैम, जो कि ब्लू नाइल पर। ठीक है, इसको भी देख लीजिए, सिन्नार डैम, सर हाँ, नॉर्डन ब्लू मैन। ये ब्लू नाइल पर। अब आगे चल के हम लोग यहाँ पर इसकी रिफ्ट वैली को देख लेते हैं अफ्रीका में। मैप वाला आप लोग को दिक्कत हो रही दिखने में, तो उसमें थोड़ा सा आसान हो जाता है, फिर भी इसी में देख लेते हैं हम लोग। सर वो गूगल मैप वाला बिल्कुल क्लियर हो जाता सर। हाँ, उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ठीक, चलिए हम लोग देख लेते हैं। और पहली बात तो हम लोग रिफ्ट वैली की बात कर लेते हैं। अगर हम लोग रिफ्ट वैली को देखें अफ्रीका की, तो अगर अफ्रीका में आप देखेंगे मैप को, तो आपको इस तरीके से यहाँ पर एक लाइन दिखेगी, इस तरीके से ऊपर से लेके नीचे तक एक लाइन दिखेगी। मैं रफली यहाँ पर बना रहा हूँ, और इस लाइन में कई सारे आपको दिखेंगे लेक्स, कई सारे लेक्स आपको दिखेंगे। ये जो लाइन है, ये लाइन बेसिकली क्या है, ये एक रिफ्ट वैली है जो अफ्रीका को दो हिस्सों में तोड़ती हुई चली जा रही है। इसको बोलते हैं ग्रेट अफ्रीकन
रिफ्ट वैली, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली इसको बोलते हैं। और ये फैली हुई है, जो अरेबियन पेनिनसुला है हमारा, यहाँ पर ये अरेबियन पेनिनसुला यहाँ पर इस तरीके से है। यहाँ पर एक देश है लेबनान, लेबनान से लेकर ये फैली हुई है मोजाम्बिक तक, लेबनान से लेकर ये मोजाम्बिक तक फैली हुई है। और कुछ जियोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि इसका एक हिस्सा हमारे इंडिया के गुजरात तक भी आता है, एक हिस्सा हमारे इंडिया के गुजरात तक भी आता है। ये रिफ्ट वैली जो है, इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई लगभग 7,000 किलोमीटर है, ऐसा जियोलॉजिस्ट बताते हैं। यहाँ ये रिफ्ट वैली बेसिकली बन कैसे रही है? अफ्रीका में दो प्लेट्स हैं। एक प्लेट, ये वाली जो प्लेट है इसको बोलते हैं नूबियन प्लेट। हम जानते हैं ना, टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी है जिसमें धरती अलग अलग चट्टानों के टुकड़ों से मिलकर बनी हुई है, और उन चट्टानों के टुकड़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेट्स बोलते हैं। तो ये वाली जो प्लेट है ये है नूबियन प्लेट, और ये वाली जो प्लेट है ये है सोमालियन प्लेट। नूबियन प्लेट और सोमालियन प्लेट। अब ये जो चट्टाने हैं, इन चट्टानों के नीचे अगर देखा जाए तो हम जानते हैं कि धरती के ऊपर चट्टाने हैं इस तरीके की, और इन चट्टानों के नीचे क्या है? गर्म मैग्मा है ना। और ये मैग्मा जो है ये अपनी गर्मी की वजह से मूव करता रहता है, ऐसे ऐसे गोल गोल मूव करता रहता है। अब होता क्या है कि दो चट्टाने हैं, इन चट्टानों के नीचे मैग्मा किस दिशा में मूव कर रहा है, इससे ये डिसाइड होता है कि वो चट्टाने एक दूसरे के पास आ रही हैं या एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अगर एक चट्टान ये है और एक चट्टान ये है, और इस चट्टान के नीचे का मैग्मा जो है वो इस तरीके से मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है, इस दिशा में मूव कर रहा है, और इस चट्टान के नीचे का मैग्मा भी इसी दिशा में मूव कर रहा है, तो ये चट्टाने क्या होंगी? एक दिशा में मूव करेंगी, ठीक। लेकिन अगर इस चट्टान के नीचे का मैग्मा इस तरफ मूव कर रहा है और यहाँ का मूव मैग्मा अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये चट्टाने भी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी कि नहीं करेंगी? कुछ पल्ले पड़ रहा है? आपको समझ में आ रही है बात? जी सर। जी सर। ये मैग्मा यहाँ पर है, ये इस तरफ मूव कर रहा है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो ये इधर मूव करेगी। और इसके नीचे का जो मैग्मा है वो अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है, तो ये चट्टान इधर जाएगी, ठीक है ना। तो जिधर ये, मूव करेगा उधर ही हाँ जाएगा। बिल्कुल, उसके नीचे का मैग्मा जिधर मूव करेगा वो चट्टान उधर मूव करेगी। तो यहाँ पर जब चट्टान एक दूसरे से दूर जाती हैं तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड। क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, और जब ये प्लेटें अभी बराबर हैं मान लीजिए, और जब ये दूर जाने लगी तो इनके बीच में गैप बनेगा। ये जब गैप बनता है तो धरती की सतह पर भी इनके दूर जाने से क्या हो जाएगी? दरार उत्पन्न हो जाएगी, और ये दरार क्या करेगी? जन्म देगी एक रिफ्ट वैली। ये एक रिफ्ट वैली को जन्म देगी, और यही हो रहा है यहाँ पर अफ्रीका में, इन नूबियन और सोमालियन प्लेट के नीचे। ये प्लेटें दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में मूव कर रही हैं, जिसकी वजह से ये जो रिफ्ट वैली है, ये रिफ्ट वैली का यहाँ पर क्रिएशन हुआ। यानी कि यहाँ पर क्या पाई जा रही है? यहाँ पर पाई जा रही है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। क्लियर? डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। और ये जियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये दोनों प्लेट्स हर साल 6 मिलीमीटर या कहीं कहीं 7 मिलीमीटर है, 7 मिलीमीटर पर ईयर के हिसाब से एक दूसरे से दूर होती चली जा रही। और उन्होंने ये एस्टिमेट लगाया है कि आने वाले 10 मिलियन सालों में ये अफ्रीका से ये वाला पोर्शन जो है पूरी तरीके से अलग हो जाएगा, ठीक। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये अरेबियन पेनिनसुला का अगर हम ये तट देखें,
और इसका तट देखें तो हमको ये नहीं लगता है कि ये एक पजल की तरह है जो एक दूसरे से अलग हो गए हैं, और इनको पास में लाया जाए तो बिल्कुल एक दूसरे के सटीक से बिल्कुल सट के बैठ जाएंगे कि नहीं बैठ जाएंगे, यस सर। है ना। बैठ अगर जाएंगे पास सर। में लाया जाए तो एक खांचा बना हुआ है ना एक दूसरे का, तो इससे क्या महसूस होता है, इससे महसूस होता है कि कभी एक जमाना रहा होगा कि अरेबियन पेनिनसुला इससे दूर नहीं गया होगा बल्कि इसी का भाग रहा होगा, और इसको देख के लगता है कि हाँ ये यस सर। इसी का टूटा हुआ हिस्सा है जो इससे अलग हो गया, क्योंकि इसकी कोस्ट लाइन अगर देखें तो बिल्कुल इसी आकार में इसे टूटे हुए टुकड़े के रूप में लग रही है ना। तो जो जियोलॉजिस्ट हैं वो ये भी कहते हैं कि जो अरेबियन पेनिनसुला है एक समय में ये भी अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, और ये भी इसी वजह से इससे अलग हो गया, और ये अफ्रीकन रिफ्ट वैली की वजह से ये जो सोमालिया वाली प्लेट है ये भी एक समय के बाद इससे अलग हो जाएगी। दूसरी बात मैंने ये बताई कि कुछ जियोलॉजिस्ट ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि इसका इसकी एक ब्रांच, ये जो रिफ्ट वैली है इसकी एक ब्रांच यहाँ से निकलकर हमारे गुजरात तक पहुंच जाती है, और क्योंकि ये रिफ्ट वैली गुजरात तक फैली हुई है, और ध्यान रखिए जहां पर भी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होंगी, जहां पर भी चीजें एक ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही होंगी, वहां पर बहुत ही ज्यादा भूगर्भीय हलचल होती है, और ये भूगर्भीय हलचल जो है वो दो चीजों की को जन्म देती है। या तो वहां पर वॉल्केनिक माउंटेन्स का डेवलपमेंट होगा कि जमीन से लावा निकल के आएगा, या वहां पर क्या होगा भूकंप आएगा, और इसी वजह से हमारा जो गुजरात वाला एरिया है वो इसी रिफ्ट वैली के एक्सटेंशन पर मौजूद होने की वजह से गुजरात जो है वो एक अर्थक्वेक प्रोन रीजन हमारी इंडिया का माना जाता है, और वहां पर बहुत ही ज्यादा और बहुत ही ज्यादा विनाशकारी डिवास्टेटिंग जो है अर्थक्वेक्स आते हैं इसी वजह से, क्योंकि वो भी इसी की एक ब्रांच पर सिचुएटेड। ठीक। और जैसा मैंने बताया कि वॉल्केनिक माउंटेन्स का यहाँ पर जन्म होता है, तो ये भी यहाँ पर देखने को मिलता है। कई सारे वॉल्केनिक माउंटेन्स है जो इस रिफ्ट वैली में ही सिचुएटेड है। वो नाम कौन कौन से, जैसे हम लोगों ने देखा था माउंट किलिमंजारो इसी रिफ्ट यस वैली पर है, तंजानिया में, जी सर। यहाँ पर ही है। ऐसे ही है माउंट कीनिया, ये भी एक वॉल्केनिक माउंटेन है जो इस रिफ्ट वैली पर सिचुएटेड है। ऐसे ही तंजानिया में एक और वॉल्केनिक माउंटेन है माउंट मेरू, जो इसी रिफ्ट वैली में मौजूद है। ठीक है ना, क्लियर। यस तो ये अफ्रीकन रिफ्ट वैली है हमारी, जिसके प्लेट्स देख ली, कारण वगैरह देख लिए। एक चीज और यहाँ पर है कि यहाँ पर इस रिफ्ट वैली की वजह से, अब जाहिर सी बात है रिफ्ट वैली बनेगी तो गड्ढा होगा, और कहीं कहीं जगह ऐसी हैं जहां पर गड्ढों में क्या भर भर गया है, पानी भर गया है, और उन पानी के भरने से वहां पर क्या बन गए हैं, लेक बन गए। तो इस रिफ्ट वैली में कई सारे लेक्स भी डेवलप हो गए हैं, जिन लेक्स को हम कंबाइंडली बोलते हैं ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका हम लोग बोलते हैं। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि वो ग्रेट लेक्स कौन कौन से हैं और उनके नाम क्या क्या हैं, वो कौन कौन से देशों के बीच में सिचुएटेड है, कौन कौन से देशों के बीच में मौजूद है। हम लोग एक बार इसकी लिस्टिंग कर लेते हैं कौन कौन से लेक हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमको देखना है एक लेक तुर्काना। लेक तुर्काना जो है वो कहाँ पर है, केन्या में। लेक तुर्काना केन्या में है। लेक तुर्काना के बाद हमारे पास है लेक क्योगा। लेक क्योगा है युगांडा में। इसको मैप में भी देख लेंगे। लेक क्योगा है युगांडा में। लेक अल्बर्ट या लेक अल्बर्टा भी बोलते हैं। लेक अल्बर्ट या लेक अल्बर्टा जो है वो डीआरसी और युगांडा के, माइक 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 तो लेक अल्बर्टा है डीआरसी और युगांडा के बॉर्डर पर है। लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया तंजानिया
युगांडा केन्या के बॉर्डर पर है। लेक तंगानिका लेक तंगानिका डीआरसी यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तंजानिया, बुरुंडी और जाम्बिया के बॉर्डर पर है। लेक मलावी या लेक न्यासा, ये मोजाम्बिक, तंजानिया और मलावी के बॉर्डर पर। ऐसी एक छोटा सा लेक और है लेकिन इंपॉर्टेंट है, लेक कीबू। लेक कीबू, ये लेक कीबू जो है ये रवांडा और डीआरसी के बॉर्डर पर है। रवांडा और डीआरसी के बॉर्डर पर है। लेक एडवर्ड है। लेक एडवर्ड जो है ये युगांडा और डीआरसी के बॉर्डर, ठीक है। लेक एडवर्ड युगांडा और डीआरसी के बॉर्डर पर है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं। सर ये जो तुर्काना है ये केन्या और इथोपिया में भी है ना? इथोपिया भी है। लेक तुर्काना जो है वो मेजर उसका पोर्शन जो है 99% जो है वो कीनिया में, थोड़ा सा बॉर्डर को टच करता है इथोपिया। ये सर, और उसकी पार्ट सब कितने हैं? हाँ, थोड़ा सा बॉर्डर बस टच करता है, तो इसीलिए जनरली हमें मानते हैं कि केन्या में। जी सर। एक लेक नवाबी मलावी और नाइशा एक ही है? लेक, हाँ, उनका नाम एक ही है। वो एक ही लेक के दो नाम है, न्यासा और मलावी। अच्छा। साफ कर दें इसको। ठीक है, चले। यस सर। ये देखिए, ये आपको यहाँ पर इस तरीके से, सर ये आपका, हाँ बोलिए। सर ये लेक एडवर्ड डीआरसी और किसके बीच में है? युगांडा। लेक है। युगांडा। युगांडा। हाँ, अल्बर्ट की एडवर्ड। एडवर्ड। सर एडवर्ड। हाँ हाँ, ठीक है। डीआरसी। युगांडा और डीआरसी के बॉर्डर पर है। तो ये आपका जो है ना, ये आपका रिफ्ट वैली, इसकी कई सारी ब्रांचेस है। एक ब्रांच यहाँ से गुजर रही है, एक ब्रांच यहाँ से इस तरीके से गुजरती है, ठीक। तो यहाँ पर हमको साफ साफ ये दिखाई पड़ता है रिफ्ट वैली। अब इस रिफ्ट वैली में हमारे पास कौन कौन से लेक्स हैं, तो एक एक करके हम लोग समझते हुए चलते हैं। मैं आपको अलग से एक डायग्राम भेज दूंगा जिसमें इन लेक्स को अलग से बनाया हुआ होगा, जिससे कि आपको नॉर्थ और साउथ देखने में समझ में आ जाए। ये जो लेक है आपका, ये वाला लेक दिख रहा है ना सभी लोगों को? जी जी। ये है लेक तुर्काना। तुर्काना। तो किस देश में है? केन्या में, ठीक। उसके केन्या। बाद यहाँ पर ये आपको जो दिखाई पड़ रहा है, ये जो लेक है, ये है लेक क्योगा, जो कहाँ पर है? युगांडा में। ये लेक आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जो लेक है, ये है लेक अल्बर्ट। अरे लेक एल्बर्ट से थोड़ा सा नीचे हम लोग आएंगे तो ये आपको एक लेक दिखाई पड़ रहा है, ये है लेक, युगांडा। युगांडा। कौन सा लेक है ये?
कीवो। नहीं, कीवू तो यहाँ पर है रवांडा में, ये लेक। सर लेक एडवर्ड है। हाँ अब ठीक है, ये है आपका लेक कीवू। ठीक, ये जो लेक है ये आपका है लेक एडो। ये ये लेक कीवू है। लेक कीवू से नीचे जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पर ये आपको बड़ा सा दिखाई पड़ रहा है। किसी को लैग तो नहीं हो रहा बहुत ज्यादा कि समझ में ना आ रहा हो? ये है लेक तंगानिका। तंगानिका। ये है लेक तंगानिका। एक और लेक आपको यहाँ पर तंजानिया में दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, छोटा सा है। यहाँ पर है एक लेक। रुकुआ। हाँ, रुकुआ। लेक रुकवा। रुकुआ से। लेक रुकवा। ठीक, ये लेक आपको दिख रहा है। ये लेक है आपका न्यासा। मलावी या न्यासा। मलावी। लेक मलावी या लेक न्यासा। इसी लेक मलावी और लेक न्यासा के नीचे आपको छोटे छोटे दो लेक और दिखेंगे। यहाँ पर एक लेक यहाँ पर है और एक लेक थोड़ा सा नीचे यहाँ पर है, अलग है, सेपरेट लेक है। इस वाले लेक का नाम है लेक चिलवा और ये वाले लेक का नाम है लेक मालोम्बे। लेक मालोम। ठीक, यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि लेक तुर्काना जो है वो केन्या में है। ठीक, लेक क्योगा जो है वो युगांडा में है। लेक तो एल्बर्टो जो है नीचे वाले का चिलवा, CHILWA चिलवा। सर दिख नहीं रहा है, अब आया। हाँ सर आ, दोनों का नाम फिर से बता हाँ, दीजिए। ये जो नीचे वाला है ये लेक चिलवा है और इसके ऊपर वाला जो है यानी कि मलावी और चिलवा के बीच में जो है वो मालोम्बे है। MALOMBE मालोम्बे। ठीक है, और दूसरा वाला सर? सबसे नीचे वाला है लेक चिलवा, CHILWA। ठीक, सर एक बार नॉर्थ से साउथ बोल दीजिए पूरा हाँ, सब। ऊपर से नीचे आते हैं ये- समझते हुए। हाँ जी सबसे सर। पहले हमारे पास लेक तुर्काना है। ठीक, लेक तुर्काना सर जो कि सर, तुर्काना के नीचे एक छोटा सा सर्कल बना हुआ है, वो कंट्री को मैंने विक्टोरिया है क्या? नहीं नहीं, विक्टोरिया तो अभी मैंने बताया नहीं, ये विक्टोरिया है। ये मैंने केन्या को अच्छा। सर्कल किया है जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे ऊपर हमारे पास है लेक तुर्काना जो कि केन्या में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास युगांडा में एक लेक है, लेक क्योगा। ये हम लोग नॉर्थ टू साउथ आ रहे हैं। उसके जी बाद सर। युगांडा के नीचे थोड़ा सा उसके वेस्ट साइड हमारे पास DRC और युगांडा के बॉर्डर पर है लेक अल्बर्टा। लेक अल्बर्टा के नीचे आएंगे तो DRC और युगांडा के बॉर्डर पर ही है हमारा लेक एडवर्ड। और उसके नीचे आएंगे तो हमारे पास रवांडा और DRC के बॉर्डर पर है लेक ईबू। ठीक, इसके ईस्ट में अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये एक बड़ा सा लेक दिखाई पड़ेगा। सफेद रंग से इसको मैं कर रहा हूँ, थोड़ी देर आप वेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, जिनको लैग कर रहा है। ये है क्या? ये है लेक विक्टोरिया। विक्टोरिया। अगर हम लेक विक्टोरिया को देखें तो लेक विक्टोरिया कौन कौन से देशों में फैला हुआ है? ये केन्या में है, ये युगांडा में है और ये कहाँ पर है? ये तंजानिया में। तो लेक विक्टोरिया युगांडा में, केन्या में और तंजानिया तीनों देशों में फैला हुआ है। कौन सा लेक कितने देशों में फैला हुआ है या बॉर्डर बनाता है, ये जरूरी है, एग्जाम में इसको पूछा भी जाता है। ध्यान रहेगा ना? सर लेक। जी सर। सर लेक क्यू जो है जो विक्टोरिया से जस्ट ऊपर है मतलब। नहीं, लेक की वो ये है, जी सर। ये विक्टोरिया के बगल में थोड़ा सा देखेंगे तब आप दिखेगा आपको, तो रवांडा नॉर्थ टू और साउथ में सर। वेस्ट की तरफ। हाँ उसके। तो ये कह रहे हैं कि नॉर्थ से साउथ जब सर आएंगे तो हाँ, एडवर्ड के बाद सर क्या आएगा, विक्टोरिया? एडवर्ड के बाद विक्टोरिया, उसके बाद की। जी सर। ठीक। ठीक है, जी उसके सर। बाद नीचे देखें तो हमारे पास यहाँ पर ये तंगानिका है।
तंगानिका को अगर हम लोग देखें तो तंगानिका कौन कौन से देशों में फैला हुआ, तो देखिए इसका कुछ हिस्सा बुरुंडी में आ रहा है, प्लस डीआरसी तो इसके एक तरफ है ही, तंजानिया इसके एक तरफ है ही, और थोड़ा सा अगर हम लोग देखें तो ये जाम्बिया तक जा रहा है। देखिए ये जाम्बिया है ना, ये पूरा जाम्बिया है, तो ये जाम्बिया तक जा रहा है। तो ये बुरुंडी, डीआरसी, तंजानिया और जाम्बिया में ये फैला हुआ है। कौन? एक तंगानिका, ध्यान रहेगा ना। फिर लेक रुकवा है, लेक रुकवा इसके साउथ में आता है। लेक रुकवा कहाँ पर है? लेक रुकवा तंजानिया में है। लेक रुकवा के साउथ में आएंगे तो हमको लेक मलावी या लेक न्यासा देखने को मिलता है। और लेक मलावी या लेक न्यासा अगर देखें तो ये तंजानिया में आता है, मोजाम्बिक में आता है और मलावी में आता है। यानी कि लेक मलावी या लेक न्यासा तंजानिया, मोजाम्बिक और मलावी के बीच में फैला हुआ है। ध्यान रहेगी बात ये। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा लेक चिलुआ और लेक मालुम्बे। लेक चिलुआ और लेक मालुम्बे दोनों जो है वो मोजाम्बिक और मलावी के बॉर्डर पर है। मोजाम्बिक और मलावी के बॉर्डर, ये हमारे पास यहाँ के लेक है। इन लेक में अगर देखा जाए तो हमको दिख रहा है साफ साफ कि जो लेक विक्टोरिया है वो रिफ्ट वैली से अलग बना हुआ है, रिफ्ट वैली में सिचुएटेड नहीं है। तो अक्सर पूछ लिया जाता है, 4-5 लेक्स के नाम दे दिए जाएंगे और उसमें कहा जाएगा कि इनमें से कौन सा लेक है जो रिफ्ट वैली में नहीं है, तो वो है लेक विक्टोरिया, जो कि रिफ्ट वैली में नहीं है, अलग से बना हुआ एक लेक है यहाँ। ठीक। इसके अलावा कुछ और लेक्स हम लोगों ने यहाँ पर देखे थे जिनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे एक लेक हम लोगों ने यहाँ पर इथोपिया में देखा है, ये जिसका नाम क्या है? लेक ताना। ठीक है। एक लेक हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, जिसका नाम क्या था? हाँ, वोल्टा। नमस्ते। वोल्टा वोल्टा सर। वोल्टा था, जो रिवर सेनेगल वोल्टा के पर, पास। रिवर वोल्टा पर है और दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक माना जाता है उसको। बिगेस्ट मैन मेड रिजर्वायर कौन से देश में है? घाना। घाना में। घाना हम सर, लोगों को घाना। एक एक लेक ये दिखाई पड़ रहा है, इस लेक का नाम आपको याद होगा, ये क्या है? सर स्क्रीन चल रही ना। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, दिखाई दे जाएगा। लेक चार्ट। ठीक है। चार्ट। हाँ। यस सर। ठीक। ये लेक चार्ट है, मैंने लिख दिया है सर। बबलू जी आ गया? नहीं आया सर। दिख रहा है। अच्छा, ओके, यहाँ तो आ रहा लेक चार्ट तो हम लोग देख चुके थे। अच्छा हाँ देख। हाँ दिख गया ना ये लेक चार्ट। ठीक। तो ये हमारे यहाँ पर जो है वो लेक है। इसके अलावा लेक नासिर है जो इजिप्ट में है, जो कि असवान डैम की वजह से बना हुआ एक मैन मेड लेक है। एक लेक का नाम हम और लोग यहाँ पर बहुत घिचपिच हो गई है, तो मैं बस बता देता हूँ आपको, आप उसको नोट कर लीजिए। एक लेक है लेक मेरू, उसकी स्पेलिंग नोट कर लीजिए, MWERU, MWERU। जो लेक मेरू है वो डीआरसी और जाम्बिया के बॉर्डर पर है। मैं यहाँ पर देखिए आपको थोड़ी देर में दिख जाएगा, ये व्हाइट कलर से बना दिया है मैंने। ये डीआरसी और जाम्बिया के बॉर्डर पर है लेक मेरू, MWERU। तो ये सारे इंपॉर्टेंट लेक्स हम लोगों ने देख लिए हैं, वो कौन कौन सी कंट्रीज में है, उनका नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस भी हम लोगों ने देख लिया है। तो मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आप उसको गलत करके नहीं आएंगे। आएंगे क्या? सर नहीं सर। हाँ बोलिए, सर बोलिए। सर ये लेक एडवर्ड EDWRD एडवर्ड और लेक की इनका ये कौन से स्टेट कंट्रीज में, ये बता दीजिए। लेक एडवर्ड जो है, लेक एडवर्ड जो है वो युगांडा और डीआरसी के बॉर्डर पर है। युगांडा युगांडा और डीआरसी के और बॉर्डर पर है। और लेक और सर कीवू जो लेक। है, लेक कीवू जो है वो रवांडा और डीआरसी के बॉर्डर पर ओके सर, थैंक है। रवांडा और डीआरसी के बॉर्डर। सर मेरू आपने बनाया था कहीं पर? क्या बोल रही हैं? हाँ लेक मेरू कहीं बनाया? लेक मेरू ये व्हाइट कलर से मैंने बनाया है नीचे।
सर जो लास्ट वाले बताए ये कहाँ कहाँ पड़ेंगे? मैंने लास्ट में चिलवा, केवल चिलवा और वो। चिलवा जो है वो आपका मोजाम्बिक और मलावी के बॉर्डर पर है। चिलवा मोजाम्बिक और और मलावी सर के बॉर्डर। लेक एल्बर्ट ALBRT वो। लेक एल्बर्ट जो है वो युगांडा और DRC के बॉर्डर पर। ठीक है, इसको यस सर। अब दूसरे सेगमेंट पे चलें। जी सर। यस। दूसरे सेगमेंट में चलते हैं और हम लोग अब यहाँ पर देखते हैं आइलैंड्स की जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इससे सटे हुए या इसके आसपास जो आइलैंड्स हैं वो कौन कौन से हैं। सर, हाँ जी बोलिए। चार झील जो है वो सहारा माछला का सबसे बड़ा झील है। लेक चाड ना। जी। हाँ, उस रीजन का सबसे बड़ा है। और सर इसका मुहाना कहाँ से है? लेक चाड का मुहाना, लेक चाड में रिवर चारी का पानी आता है ना। लेक चाड अच्छा। जो है उसमें रिवर चारी का पानी आता है, उसकी वजह से उसमें पानी है। सर दिखा देंगे क्या एक बार? मैं दिखा देता हूँ। ये है आपका लेक चाड, ये वाला, ये लेक चाड दिखा आपको। जी सर। हाँ, इस पर रिवर चारी का पानी आता है। 90% से ऊपर पानी इसमें जो है वो रिवर चारी का है। ठीक है, चेंज कर दें। जी सर। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर और यहाँ पर देख लेते हैं आइलैंड्स कौन कौन से इसके चारों तरफ। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कौन कौन से आइलैंड्स हम लोगों को सर देख। हाँ बोलिए। इनका कोई वो एरिया का भी क्षेत्र वो है कोई सीक्वेंस? मैंने बताया ना एरिया के सीक्वेंस नॉर्थ टू साउथ मैंने बताया है बबली चूड़ी। वो तो उत्तर से दक्षिण आपने वो बताया, मतलब एरिया कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी? नहीं, उससे मतलब नहीं, बात ध्यान रखिए विक्टोरिया सबसे बड़ी है। अच्छा। ठीक। अच्छा, यहाँ पर हम लोग आइलैंड्स की बात करते हैं, आइलैंड मतलब द्वीपों की बात करते हैं। तो अफ्रीका के चारों तरफ बहुत सारे आइलैंड्स हमको देखने को मिलते हैं। तो अफ्रीका में हम लोग आइलैंड की शुरुआत रीजन वाइज यहाँ पर करेंगे, कौन से रीजन में कौन सा आइलैंड है। हम लोग पहले इस मार्जिन में यहाँ पर देखेंगे कि कौन से आइलैंड है। फिर हम लोग यहाँ पर गिनी की खाड़ी और उसके आसपास कौन से आइलैंड्स हैं वो देखेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर ईस्ट साइड में आ जाएंगे और ईस्ट साइड में सिचुएटेड और लोकेटेड आइलैंड्स को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पर इसका जो नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन है, नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन से हम लोग शुरुआत करते हैं, यानी कि इस एरिया में देखते हैं कि कौन कौन से आइलैंड्स हमारे हैं। ठीक है, शुरू करें। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पहले हम लोग मार्क कर लेते हैं कि कौन कौन से आइलैंड यहाँ पर हैं। यहाँ पर सबसे मशहूर जो आइलैंड हमको देखने को मिलता है वो है हमारे पास मदीरा। ठीक है। तो यहाँ पर मोरक्को के तट के आसपास कुछ आइलैंड्स पाए जाते हैं, जिनमें से एक आइलैंड हमारा यहाँ पर है। इस आइलैंड का नाम है मदीरा आइलैंड, नंबर 1। मदिरा। मदीरा आइलैंड के नीचे यहाँ पर एक आइलैंड है जिसका नाम है कनारी। कैनरी आइलैंड, कैनरी या कनारी आइलैंड। ठीक। कैनेडा। हाँ, कनारी आइलैंड के और नीचे हम लोग यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा हमको एक आइलैंड और मिलता है इस जगह पर। इसका आइलैंड का नाम है केप वर्दे या काबो वर्दे भी इसको बोला जाता है। ठीक है, केप वर्दे या काबो वर्दे बोला जाता है। यहाँ पर मदीरा आइलैंड की बात करें तो मदीरा आइलैंड के बारे में नंबर 1 के बारे में कुछ बातें नोट कर लेते हैं। जो मदीरा आइलैंड है, ये मदीरा आइलैंड कहाँ पर है, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है। पुर्तगाल पर इसका इस पर जो है वो
मदिरा। अधिकार है। ठीक है। मदिरा आइलैंड के बगल में दो छोटे छोटे आइलैंड और हैं, छोटे छोटे आइलैंड हैं, उसका बस नाम ध्यान रख लीजिए। एक आइलैंड का नाम है सांता क्रूज और दूसरे का नाम है मास्पा लामोस। बस इनके नाम ध्यान रखिए, इसके पास दो छोटे छोटे आइलैंड हैं। फिर दूसरा हमारे पास यहाँ पर है कनारी आइलैंड। कनारी आइलैंड, कनारी आइलैंड का नाम कनारी इसलिए है क्योंकि यहां से एक करंट गुजरती है, यहां से एक करंट गुजरती है, ओशन करंट गुजरती है। इस ओशन करंट का नाम है कनारी करंट। मुझे बताइए, जो कनारी करंट होगी, इसकी इस फ्लो के डायरेक्शन को देखकर क्या बता सकते हैं कि ये कनारी करंट कोल्ड करंट होगी कि वार्म करंट होगी? गरम। वार्म कोल्ड ये दोनों ठंडी मिक्स है सर, ये होगी। वार्म ठंडी है सर। ठंडी होगी। ठंडी क्यों ठंडी है। होगी? ठंडी सर गर्म गरम। दोनों है ऊपर सर से ये। नीचे की ओर आ रही, क्योंकि सर ये नॉर्थ से साउथ की हाँ, तरफ आ ये रही है। इक्वेटर की तरफ जा रही है, इक्वेटर की तरफ जाएगी तो हम क्या बोलेंगे? इसको कोल्ड करंट बोलेंगे। तो कोल्ड कनारी होगी। करंट कैसी करंट है? कोल्ड करंट। ठंडी। ये एक कोल्ड करंट है। ठीक है। कैनरी करंट एक कोल्ड करंट है जो कैनरी आइलैंड के बगल से होकर गुजरती है, मोरक्को के तट से होते हुए वेस्टर्न साइड ऑफ अफ्रीका से होते हुए गुजरती है। ये तुलनात्मक ठंडी रहती है सर, ये मतलब इसमें देखिए दोनों यहाँ मिक्स पानी आता है। मैं आपको बताऊं, करंट के बारे में काफी अगर हम लोग डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पर कैनरी करंट जब ऊपर से आ रही है तो नीचे से भी इससे जो इक्वेटोरियल ड्रिफ्ट है वो आके मिलती है। इक्वेटोरियल ड्रिफ्ट जब आके इससे मिलेगी तो इक्वेटोरियल ड्रिफ्ट में गर्म पानी आ रहा है और कैनरी करंट ऊपर से ठंडा पानी देके आती है। तो यहाँ पर कैनरी करंट का जो अपर पोर्शन है वो आपका ठंडा है। लोअर पोर्शन में जब हम लोग पहुंचते हैं जहां पर इससे जो ड्रिफ्ट मिलती है आके इक्वेटोरियल, तो वहां पर पानी थोड़ा सा गर्म होने लगता है। लेकिन इन जनरल हम लोग अगर कोई पूछेगा तो हम हमेशा यही बोलेंगे कि ये कोल्ड करंट है, अगर हमको डिटेल में नहीं घुसना है। ठीक है, ठीक है इंद्रेश जी। तो कौन किसके बगल से होके बताया सर? ये नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में मोरक्को के बगल और कैनरी आइलैंड के बगल से होते हुए निकल, तो जनरली हम इसको कोल्ड करंट ही बोलेंगे। हालांकि नीचे इसमें गर्म पानी आके मिल रहा है, इस वजह से गर्म भी हो जाती है, लेकिन मेजर पोर्शन इसका ठंडा है, इसलिए इसको हम ठंडी करंट बोलते हैं। और एग्जाम में आएगा तो हम ठंडी करंट ही लगाएंगे, क्या मेरी करंट, कोल्ड करंट ही लगाएंगे। जी सर। ठीक है। फिर हमारे पास केप वर्दे हैं। केप वर्दे की पोजीशन क्या है? केप वर्दे भी नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ अफ्रीका में है और ये कैनरी आइलैंड के नीचे एक आइलैंड हमारा है। ठीक, यहाँ पर मॉरिटानिया और मोरक्को के तट के पास हमारा जो केप वर्दे या काबो वर्दे है वो मौजूद होता है। अब हम लोग चलते हैं, सर बोलिए। कैनरी पे स्पेन का अधिकार है सर। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, कैनरी पर स्पेन का अधिकार। ठीक, अब हम लोग नीचे चलते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। जब हम यहाँ पर गल्फ ऑफ गिनी में आते हैं तो गल्फ ऑफ गिनी में हमको एक देखने को मिलता है आइलैंड जिसका नाम है, बिल्कुल तट के पास यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसका नाम है साओ टोमे एंड प्रिंसिप। साओ टोमे एंड प्रिंसिप से हम लोगों ने देखा था इक्वेटर गुजरती है, साओ टोमे और प्रिंसिप से जो है वो इक्वेटर हमारी गुजरती है। और साओ टोमे और प्रिंसिप जो है वो बेसिकली एक आजाद देश है, एक आइलैंड कंट्री है, सॉवरेन आइलैंड कंट्री है, ये गल्फ ऑफ गिनी में मौजूद है। उसके नीचे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर तीन आइलैंड्स हमको देखने को मिलते हैं। एक आइलैंड यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, एक थोड़ा सा दूर यहाँ पर देखने को मिलता है और एक इसके और नीचे हमको यहाँ पर देखने को मिलता है।
लेकिन इनको कंबाइंडली एक ही बोला जाता है, इनको बोला जाता है सेंट हेलेना, एसेंशन एंड ट्रिस्टान डी कुन्हा आइलैंड। एसेंशन, सेंट हेलेना और त्रिस्तान दी कुन्हा आइलैंड, क्योंकि ये एक ही कंट्री के अधिकार में है। लेकिन अगर हम इंडिविजुअली देखें कि कौन सा आइलैंड कहाँ पर है, तो ये वाला जो आइलैंड है ये एसेंशन आइलैंड, ये एसेंशन आइलैंड है। ये जो आइलैंड है ये सेंट हेलेना है। और ये जो आइलैंड है ये है त्रिस्तान दी कुन्हा। और इन तीनों पर यूनाइटेड किंगडम का जो है वो अधिकार। तीनों पर यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है। एसेंशन पर तो यूनाइटेड किंगडम का मिलिट्री सैन्य अड्डा भी उसने बनाकर रखा है एसेंशन। तो ये इधर वाले आइलैंड हमारे पास हो गए। हम लोगों ने देखा था यहाँ से एक करंट बहती है, इसका नाम क्या था? वेनेजुएला। एंगुलस। गोला करंट। जो कैसी करंट थी? गर्म करंट थी ना। सर ठंडी। हाँ, ये तो ठंडी होगी सर। ठंडी करंट थी, और इसी ठंडी करंट की वजह से ही नामी डेजर्ट का डेवलपमेंट हुआ। ठीक। तो इस साइड के आइलैंड ये आपको क्लियर? तो हम लोग सर चलते। हाँ सर बोलिए। ये जो तीन आइलैंड आपने बताए थे, हाँ, एसेंशियल क्या इनका कोई कंबाइंड नेम है? इनको कंबाइंडली सेंट हेलेना, एसेंशन, ट्रिस्टान डी कुन्हा बोला जाता है, मिला ओके। के एक साथ ही बोल। सर अगर इस पे क्वेश्चन बनेगा तो सर कैसे बनेगा? इस पे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये अफ्रीका के किस तरफ है, ये पूछा जा सकता है। तो अफ्रीका में बेसिकली अंगोला के तट की तरफ है ये, और इन पर किसका अधिकार है ये पूछा जा सकता है। ठीक है। या अगर कोई नया इनोवेशन आयोग करते तो हो सकता है नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ सीक्वेंस ही पूछ, तो वो हम लोग तो ठीक है। देखते ही चल रहे हैं, ठीक है ना। ठीक। अब आ जाते हैं इधर हम लोग। और इधर जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास कई सारे आइलैंड्स हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ अगर हम लोग देखें तो सोमालिया, ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, यहाँ पर हमारे पास ये अरेबियन पेनिनसुला है। अरेबियन पेनिनसुला में यहाँ पर यमन है। और यहीं पर एक और आइलैंड हमको देखने को मिलता है, एक आइलैंड देखने को मिलता है। इस आइलैंड का नाम है सोकोत्रा आइलैंड। ये कौन सा आइलैंड है? सोकोत्रा। 3-4 आइलैंड का ग्रुप है ये, लेकिन जो बड़ा आइलैंड है उसी के नाम पर बाकी आइलैंड को भी जाना जाता है, तो इसको सोकोत्रा आर्कीपेलागो बोलते हैं। ठीक। तो जो सोकोत्रा आइलैंड है इस पर अधिकार किसका है? इस पर अधिकार है यमन। ये यमन का आइलैंड है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सोकोत्रा आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जो अपनी बायोडायवर्सिटी के लिए मशहूर है। हम लोगों ने करंट के क्लास में भी इसके बारे में बात की थी। और सोकोत्रा आइलैंड में जो बायोडायवर्सिटी होती है, सोकोत्रा आइलैंड में जो वनस्पतियां मिलती हैं, जो जीव मिलते हैं, उनमें से 70% जीव और 70% वनस्पतियां ऐसी हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती। ठीक है। वो जहाँ जैसे पेड़ वहां पर मिलते हैं, जैसे बाओवाब का पेड़ वहां पर मिलता है, ये पेड़ देखने में ऐसा लगता है जैसे पेड़ को उल्टा खड़ा कर दिया, इसकी जड़ें ऊपर हैं और पत्तियां नीचे हैं, ऐसा उस पेड़ को देखकर महसूस होता है। तो ऐसी पेड़, ऐसे पशु, ऐसे पक्षी, ऐसे कीट जो यहाँ पर मिलते हैं वो दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। और इसकी इसी बायोडायवर्सिटी और इसी यूनिकनेस की वजह से सोकोत्रा आइलैंड को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये सोकोत्रा आइलैंड है शामिल है अपनी स्पेसिफिक बायोडायवर्सिटी की वजह से। ठीक है। सर ये सब आइलैंड पे अधिकार कैसे हो जाता है अलग अलग यूरोपियन कंट्रियों का? यूरोपियन कंट्रीज का अधिकार, देखिए एक चीज तो ये है कि
ये इलाका जो है ये बहुत सारी, जैसे अफ्रीका जो था, अफ्रीका में बहुत सारे देश में से कुछ ऐसे थे जो पुर्तगाल के अधीन थे, कुछ ऐसे थे जो स्पेन के अधीन थे, कुछ ऐसे थे जो यूके के अधीन थे। तो जब उन देशों ने आजादी प्राप्त करी तो कुछ आइलैंड ऐसे थे जिनको छोड़ा ही नहीं गया, जिनको छोड़ा ही नहीं गया, तो उन पर अधिकार आज भी है। जिनमें एक हमारे पास अभी रिसेंट खबरों में था, चागोज आइलैंड, इस पर यूनाइटेड चागोस, किंगडम हाँ। का अभी भी अधिकार था, और उसको अभी छोड़ने की बात हो रही है कि हाँ हम छोड़ देंगे। ठीक। तो ये उसी वजह से अभी तक उनके अधिकार हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉलोनाइजेशन था, और कॉलोनीज को तो आजाद कर दिया, लेकिन छोटे छोटे आइलैंड पर अपना कब्जा बना के रखा, स्ट्रैटेजिक अपनी पोजीशन को बनाए रखने की। ठीक। अच्छा, अब यहाँ और नीचे चलते हैं हम लोग, तो यहाँ तंजानिया का ये बॉर्डर है, ये तंजानिया है। तंजानिया के बिल्कुल तट से लगा हुआ दो आइलैंड हमको देखने को मिलते हैं। एक आइलैंड यहाँ पर है, इसको हम लोग बोलते हैं पेम्बा आइलैंड, और पेम्बा के ठीक नीचे एक और आइलैंड है तंजानिया के तट पर, जिसका नाम है जंजीबार। इसका नाम है जंजीबार आइलैंड। और ये पेम्बा और जंजीबार आइलैंड जो हैं, ये दोनों पूरी दुनिया में मशहूर है लौंग और इलायची की खेती के लिए। यहाँ पर क्या होती है? लौंग और इलायची की खेती यहाँ पर होती है। लौंग की खेती यहाँ पर इतनी अच्छी होती है, और इतनी अच्छी क्वालिटी की लौंग यानी कि क्लोव यहाँ पर पैदा होती है कि इनको बोला जाता है क्लोव बाउल ऑफ द वर्ल्ड, लौंग का कटोरा। खास तौर से जंजीबार। ठीक। लेकिन है ये दोनों, ध्यान रखिएगा, तंजानिया के तट पर। वहीं अगर हम लोग देखें तो मोजाम्बिक के बगल में हम लोग को याद है कि यहाँ पर एक बड़ा सा आइलैंड था जिसका नाम क्या था? मेडागास्कर। मेडागास्कर था। इस मेडागास्कर की बगल में दो छोटे छोटे से आइलैंड हैं, एक आइलैंड यहाँ पर है और इसके नीचे एक आइलैंड यहाँ पर है। ये वाला जो आइलैंड है, ये आइलैंड है आपका रीयूनियन आइलैंड। ये आपका है रीयूनियन आइलैंड, और ये वाला जो आइलैंड है ये आपका मॉरिशस। ये है आपका मॉरिशस। फिर यहाँ मोजाम्बिक के तट पर, मेडागास्कर के थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर एक आइलैंड है जिसका नाम है कोमोरोस, और इसके बगल में यहाँ पर एक आइलैंड है जिसका नाम है सेशल्स। ये हमारे उसके अगल बगल पाए जाने वाले आइलैंड है। सर रीयूनियन के बाद क्या बताए थे, दो आइलैंड जो बताए थे आप? रीयूनियन आइलैंड ये है, उसके नीचे मॉरिशस है, फिर यहाँ पर ये आइलैंड है कोमोरोस, और ये आइलैंड है सेशल्स। रीयूनियन आइलैंड पर फ्रांस का अधिकार है। रीयूनियन आइलैंड पर फ्रांस का अधिकार है। कोमोरोस, सेशल्स में हाँ सेशल्स, सेशल्स और जो, विक्टोरिया। क्या बोल रहे हैं? सेशल्स में कितने का अधिकार है? आपकी आवाज कट रही है, फिर से बोलिए। ये सेशल्स जो आइलैंड है उस पर किसका अधिकार है? वो एक कंट्री है, आजाद देश। अच्छा। ठीक है, आजाद देश है। कोमोरोस भी आजाद देश है, मॉरिशस भी आजाद देश है। ठीक है, तो ये हमारे हैं इसके चारों ओर मौजूद इंपॉर्टेंट जो आइलैंड्स हैं। मॉरिशस हाँ अगल बगल है, मैं थोड़ा सा नीचे बना दिया इस, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने जब पढ़ा था अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, तो वहां हम लोगों ने ये बात की थी कि जो यूरोपियंस थे वो यूरोपियंस मेडिटेरेनियन सी से होते हुए, इटली से होते हुए, तुर्की वगैरह से होते हुए लैंड रूट से इंडिया में व्यापार करने के लिए आते थे, क्योंकि उस समय यहाँ पर समुद्री रास्ता नहीं था। और जब यहाँ पर तुर्की ऑटोमान एम्पायर आता है, और ऑटोमान एम्पायर इन यूरोपियंस को
जाने से के लिए रास्ता देने से मना कर देता है, तो उसके बाद बहुत सारी एक्सपीडिशंस भेजी जाती हैं पूर्व के लिए, नए रास्ते की खोज के लिए। तो वो एक्सपीडिशंस यहाँ पुर्तगाल से, स्पेन से, यूके वगैरह देशों से लोग आते हैं, और ये पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट से घूमते हुए फिर यहाँ से इंडिया आते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो जो ट्रेडिशनल रास्ता था, वो ट्रेडिशनल रास्ता यूरोप से इंडिया और ईस्ट में आने के लिए वही था कि हम इस पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का चक्कर मारते हुए यहाँ पर आए, जो कि बड़ा लंबा रास्ता था। दूसरी दिक्कत यहाँ पर यह थी कि ये जो इलाका है, इस इलाके में हमारे पास काफी ज्यादा तेज हवाएं चलती थी। ठीक, रोरिंग फोर्टीज, रोरिंग और सिक्सटीज वगैरह का यहाँ पर इम्पैक्ट रहता था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मौसम है वो बहुत तूफानी रहता था, और उस वजह से जो नाविक है उनको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, और बड़े लंबे समय तक ये समस्या बनी रही। फिर उसके बाद उनके दिमाग में एक बात ये आई कि भाई यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ तक तो हम आ ही सकते हैं। यहाँ पर रेड सी है, और ये रेड सी इंडियन ओशन में कनेक्ट होता है, और आसानी से वहां पहुंचा जा सकता है अगर हम ये जो छोटा सा पैच यहाँ पर है, इस छोटे से पैच में नहर बना लें और मेडिटेरेनियन सी को इस रेड सी से कनेक्ट कर दें, तो हम ये इतना लंबा रास्ता जो पूरे अफ्रीका को कवर करना पड़ता है हमको, उससे हम क्या होंगे, बच जाएंगे। और यहाँ पर अगर हम एक नहर बना के इनको दोनों को कनेक्ट कर लें, तो हम आसानी से एक शॉर्टकट पा जाएंगे, और एक लगभग 6,000 6,500 किलोमीटर का जो एक्स्ट्रा सफर हमको तय करना पड़ता है, उससे हम क्या होंगे, बच जाए। तो इसी चीज के लिए यहाँ पर एक नहर खोदी जाने लगी, जिस नहर को नाम दिया गया क्या, स्वेज कैनाल। तो ये देखिए, ये आपको ये नहर दिखेगी जो यहाँ मेडिटेरेनियन सी से शुरू हुई है, और यहाँ पर सीधी ये नहर आके आपको जोड़ देती है, किसके साथ ये जोड़ देती है आपको, नीचे रेड सी के साथ, लाल सागर के साथ आपको जोड़ देती है। इससे यूरोपियंस का भारत और दूसरे ईस्ट एशियन कंट्रीज या एशिया की दूसरी कंट्रीज तक आने का रास्ता जो है वो साफ हो गया, और एक लंबे चक्कर को लगाने से उनको क्या मिल गई, मुक्ति मिल गई। और तब से लेके आज तक ये जो स्वेज कैनाल है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है यूरोपियन और यूरोपियंस के लिए एशियन व्यापार में। ठीक है। अब ये जो स्वेज कैनाल है, अगर हम लोग देखें तो ये स्वेज कैनाल कौन से देश में है, ये स्वेज कैनाल इजिप्ट में। ठीक, और अगर हम लोग देखें तो स्वेज कैनाल के दोनों तरफ जो देश है वो इजिप्ट है, ये भी इजिप्ट है और ये भी इजिप्ट है। दिख रहा है ना आपको जो मैं लिख रहा हूँ, लैगिंग में तो नहीं हो रही ज्यादा? सर नहीं आया अभी। हाँ, मैं थोड़ा धीमे धीमे चलता हूँ। देख रहा है, निशान लगाया है। ठीक है। हाँ। ये जो पेनिनसुला है, इस पेनिनसुला का नाम है सिनाई पेनिनसुला। क्या नाम है, सिनाई पेनिनसुला। और ये सिनाई पेनिनसुला किसका है, ये सिनाई पेनिनसुला है इजिप्ट का। ठीक, और सिनाई पेनिनसुला किसका भाग है, सिनाई पेनिनसुला है अरेबियन पेनिनसुला का ही एक हिस्सा, और अरेबियन पेनिनसुला किसका हिस्सा है, एशिया का हिस्सा है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो इजिप्ट है वो एशिया और अफ्रीका दोनों में फैला हुआ देश है? बोलिए। सर बोल सकते बिल्कुल हैं। बोल सकते हैं। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो एक से ज्यादा कॉन्टिनेंट पे फैले हुए हैं, जिनमें एक तो हमारा यही है, इजिप्ट हो गया। तुर्की है, यूरोप में अगर हम लोग देखें तो रशिया है, टर्की है। रशिया, तुर्की। ऐसे देशों को जो एक से ज्यादा कॉन्टिनेंट में फैले हुए, उनको एक नाम दिया जाता है, जिनको नाम क्या दिया जाता है, ट्रांस ट्रांस कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कंट्री। ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री। सबसे ज्यादा ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज हमको यूरोप और एशिया के बीच में देखने को मिलती हैं, क्योंकि जब हम कॉकेशस माउंटेन जब यूरोप में देखेंगे चल के, तो कॉकेशस माउंटेन जो है वो उन नेचुरल बाउंड्रीज में से एक है जो यूरोप को एशिया से अलग करती है। और बहुत से देश ऐसे हैं जो कॉकेशस माउंटेन के दोनों तरफ फैले हुए हैं, इसलिए यूरोप और एशिया के बीच में बहुत सारी ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज हमको देखने को मिलती हैं। जब उसको देखेंगे तब बात करेंगे। तो ये सिनाई पेनिनसुला है,
और इधर हमारे पास इजिप्ट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो इजिप्ट है वो स्वेज नहर के दोनों तरफ है, जिसमें एक तरफ सिनाई पेनिनसुला है और दूसरी तरफ हमारा बाकी मेन लैंड इजिप्ट है। ये जो स्वेज कैनाल है, इस स्वेज कैनाल की जो खुदाई है, इस खुदाई की शुरुआत होती है 25 सितंबर 1859। लिखते रहिए, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो भी जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट करते रहिए। तो इसकी जो खुदाई की शुरुआत होती है स्वेज कैनाल की, ये खुदाई की शुरुआत होती है 25 सितंबर 1859, 1859 में इसकी खुदाई की शुरुआत होती है और 17 नवंबर 1869 को इसमें परिचालन के लिए ये शुरू हो जाती है। यानी कि इसको बनने में लगे कितने साल? 10 साल। 10 साल इसको बनने में लगे। 17 नवंबर 1869 में ये इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाती है। कौन से देश में है? ये इजिप्ट में है। और ये कनेक्ट करती है, किसको कनेक्ट करती है? ये कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन सी को, किसके साथ? रेड सी के साथ। और रेड सी के मार्फत ये जुड़ जाती है किसके साथ? इंडियन ओशन के साथ जुड़ जाती है। इसकी जो लंबाई है स्वेज कैनाल की वो 193.3 किलोमीटर है लगभग, 193.3 किलोमीटर है लगभग। यहाँ पर स्वेज कैनाल का वो हिस्सा जो मेडिटेरेनियन सी की तरफ है, मैं साफ कर दूं इसको। स्वेज कैनाल का वो हिस्सा जो मेडिटेरेनियन सी की तरफ है, वहां पर एक पोर्ट है जिस पोर्ट का नाम है पोर्ट सईद। क्या नाम है? पोर्ट सईद। यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये हमारे पास क्या है? पोर्ट सईद है। इजिप्ट का पोर्ट है। इजिप्ट का एक और पोर्ट देखा था हम लोगों ने, पोर्ट अलेक्जेंड्रिया। ठीक। और एक और बंदरगाह है जो रेड सी की तरफ है, उस बंदरगाह का नाम है पोर्ट सुवेज। यानी कि इसके दोनों सिरों पर एक एक पोर्ट है। मेडिटेरेनियन सी की तरफ जो पोर्ट है उसका नाम है पोर्ट सईद, और रेड सी की तरफ जो पोर्ट है उस पोर्ट का नाम है पोर्ट सुवेज। तो यहां पर हमारा है पोर्ट सईद और यहां पर हमारा है पोर्ट सुवेज। ठीक, पोर्ट सईद और पोर्ट सुवेज। समझ में आ गई बात ये? तो दोनों साइड यहाँ पर दो पोर्ट हैं। सुवेज कैनाल के बनने की वजह से अब यूरोप से एशिया की तरफ आने वाले जो जहाज हैं उनको लगभग 6000 किलोमीटर का सफर कम करना पड़ता। लगभग 6000 किलोमीटर का सफर उनको कम करना पड़ता है। अब यहाँ पर एक बार सवाल आया था कि सुएज कैनाल में कौन कौन से लेक्स हैं। तो सुएज कैनाल में भी कुछ लेक्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कौन कौन से लेक्स हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। सुएज कैनाल में हमको 2 लेक्स देखने को मिलते हैं। जब हम सुएज कैनाल को यहाँ पर अगर हम रफली बनाएं तो ये सुएज कैनाल आ रही है, यहाँ पर इसमें ऊपर की तरफ एक लेक मिलेगा और उसके नीचे हमको एक लेक मिलेगा। यहाँ पर जो लेक है इस लेक का नाम है तिम्सा लेक, और जो नीचे वाला लेक है इस लेक का नाम है ग्रेट बिटर लेक। ठीक, तिम्सा लेक और ग्रेट बिटर लेक, हमको यहाँ पर ये 2 लेक देखने को मिलते हैं। तो इनका ध्यान रखना है, इनका सीक्वेंस ध्यान रखना है। ऊपर है तिम्सा लेक और उसके नीचे है ग्रेट बिटर लेक। अगर सीक्वेंस देखें तो सबसे ऊपर पोर्ट सईद है, पोर्ट सईद के बाद तिम्सा लेक है, तिम्सा लेक के बाद ग्रेट बिटर लेक है, और फिर हमारे पास आ जाएगा पोर्ट सुवेज। ठीक है, पोर्ट सुवेज हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पर हम लोग यहीं पर देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। यहाँ अगर हम लोग देखें तो अफ्रीका में हम लोगों ने देखा था कि तीनों
जो लाइंस हैं वो चाहे इक्वेटर हो, वो चाहे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो, और वो हमारा चाहे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो, वो तीनों ही हमारे यहाँ से गुजरते हैं। तो इस वजह से अफ्रीका का जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट भी, वहां पर तीन तरीके का क्लाइमेट हमको बेसिकली देखने को मिलता है। इक्वेटर के आसपास का जो रीजन है, हमेशा देखिए पैटर्न फॉलो होता है। इक्वेटर के आसपास का जो रीजन होता है वहां पर हमको देखने को मिलता है, बस अभी इतना ध्यान रखें कि यहाँ पर कौन सा क्लाइमेट मिलेगा। तो यहाँ पर इक्वेटर के पास का जो रीजन होगा, यहाँ पर हमको देखने को मिलता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलता है, और इस एरिया में पाए जाते हैं इक्वेटर के पास इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। हम लोगों ने कॉन्गो रिवर जब देखी थी तो हम लोगों ने उसके बारे में बात की आपके। इक्वेटोरियल क्लाइमेट या इक्वेटर जहां पर पाया जाएगा, तो इक्वेटर से हम जितना दूर चलते चले जाएंगे, टेम्परेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट के बाद हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा फिर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, नहीं टेम्परेट क्लाइमेट आएगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसके ऊपर इस एरिया में पाया जाएगा यहाँ पर कैसा क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट। यहाँ पर भी नीचे क्या पाया जाएगा, यहाँ पर भी पाया जाएगा टेम्परेट क्लाइमेट। ट्रॉपिक्स के जो कैंसर और कैप्रिकॉर्न, उसके आसपास हमको टेम्परेट क्लाइमेट देखने को मिलता है। यहाँ पर टेम्परेट टेम्परेट को हिंदी में क्या बोलेंगे? टेम्परेट को हिंदी बोलेंगे मतलब शीतोष्ण। दोनों, मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों पे टेम्परेट पाया जाए। हाँ, यहाँ पर टेम्परेट क्लाइमेट पाया जाएगा, शीतोष्ण जो है क्लाइमेट पाया। हम लोग क्लाइमेट को जब आगे पढ़ेंगे चल के तो हम लोग इसको देखेंगे, फिलहाल लोकेशन केवल यहाँ पर देख लें कि टेम्परेट क्लाइमेट यहाँ पर है। फिर यहाँ पर ऊपर जो इलाका है, ये इलाका यहाँ पर क्योंकि ये मेडिटेरेनियन सी के पास का इलाका है, तो यहाँ पर मिलता है हमको भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट हमको देखने को मिलता है। तो इसमें हमको अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में हमको इक्वेटर के पास के इलाके में ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास के इलाके में टेम्परेट क्लाइमेट यानी कि शीतोष्ण, और मेडिटेरेनियन सी के तटवर्ती जो इलाके हैं वहां पर हमको मेडिटेरेनियन यानी कि भूमध्य सागरीय जलवायु जो है वो देखने को मिलती है। भूमध्य सागरीय जलवायु जो होगी, उस भूमध्य सागरीय जलवायु की खास बात ये होती है कि वहां पर अंगूर वगैरह जो है उनकी जो उपज है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ पर इसके तटवर्ती इलाके, वो चाहे यूरोपियन साइड का पार्ट हो जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के पास के हैं, मेडिटेरेनियन सी के पास के हैं, या वो चाहे इधर का हो जिसमें मोरक्को वगैरह आ जाते हैं, ट्यूनिशिया वगैरह आ जाते हैं, यहाँ पर अंगूर की जो खेती है वो होती है क्योंकि यहाँ पर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जो है वो पाया जाता है। ठीक, अब एक चीज यहाँ पर देखें, हमारे पास ग्रास लैंड्स होती हैं, घास की भूमि जो है ग्रास लैंड्स पाई जाती हैं। तो दुनिया में दो तरीके की ग्रास लैंड जो है वो पाई जाती हैं। एक ग्रास लैंड वो होती है, घास के मैदान वो होते हैं जो ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं, और दूसरे घास के मैदान वो होते हैं जो पाए जाते हैं किसमें, टेम्परेट रीजन, टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं। तो ट्रॉपिकल रीजन में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसमें इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारा सवाना ग्रासलैंड पाई जाती है। तो यहाँ ये जो एरिया है यहाँ पर सवाना ग्रासलैंड पाई जाती है। टेम्परेट में हमारे पास अलग अलग प्रकार की जो मैदान है घास के वो पाए जाते हैं, जिनको अलग अलग इलाकों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। टेम्परेट ग्रासलैंड के अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम, जैसे एशिया में इसको बोला जाता है स्टेपे। क्या बोला जाता है, स्टेपे बोला जाता है। नॉर्थ अमेरिका में जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स होती हैं, शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं, उनको प्रेयरी बोला जाता है, प्रेयरी बोला जाता है। साउथ अमेरिका में जो टेम्परेट घास के मैदान है उसको बोला जाता है पंपास, पंपास बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जो शीतोष्ण घास के मैदान या टेम्परेट ग्रास लैंड है उनको बोला जाता है डाउन्स।
ये मोटा मोटा हमारे पास है। वहीं यहाँ अगर देखें तो नीचे ऊपर तो डेजर्ट है, ऊपर जहां पर टेम्परेट क्लाइमेट पाया जा रहा है नॉर्थ में, वहां तो पूरा रेगिस्तान है ना, तो कोई घास के मैदान की तो उम्मीद वहां पर हम नहीं कर सकते। लेकिन जब हम नीचे साउदर्न रीजन में देखते हैं, साउदर्न रीजन में जहां पर टेम्परेट क्लाइमेट पाया जा रहा है वहां पर साउथ अफ्रीका है, और साउथ अफ्रीका में टेम्परेट रीजन में जहां पर डेजर्ट नहीं है वहां पर घास के मैदान पाए जाते हैं। और साउथ अफ्रीका में जो टेम्परेट घास के मैदान पाए जाते हैं उनको बोला जाता है वेल्ड। वेल्ड बोलते हैं, कहीं कहीं फेल्ट भी बोलते हैं, वी का प्रोनाउंसिएशन एफ भी कहीं कहीं हो जाता है। तो वेल्ट बोले या फेल्ट बोले, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से एक ही बात हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो साउथ अफ्रीका में टेम्परेट ग्रासलैंड पाई जाती है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, वेल्ट के नाम से जानते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये अक्सर मैचिंग में आ जाता है या इस पर सवाल पूछ लिया जाता है हर दूसरे तीसरे साल। पहले तो ये रेगुलरली पूछा जाता था, हर एग्जाम में पूछा जाता था। एक दो साल से ये थोड़ा सा अल्टरनेट हो गया है, कभी पूछता है कभी नहीं पूछता, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेट ग्रासलैंड को अलग अलग इलाकों में क्या बोलते हैं। एशिया में स्टेपे है, और नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी बोला जाता है, साउथ अमेरिका में पंपाज, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, और साउथ अफ्रीका में इसको वेल्ड बोला जाता है। इन ग्रासलैंड की खास बात ये होती है कि यहाँ पर गेहूं की खेती जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो गेहूं की खेती टेम्परेट यहाँ पर जो है वो की जाती है टेम्परेट ग्रासलैंड। ठीक है, क्योंकि गेहूं के लिए टेम्परेट रीजन का जो क्लाइमेट होता है वो अच्छा माना जाता है, ना तो बहुत ज्यादा गर्म होता है ना बहुत ज्यादा ठंडा होता है, आइडियल क्लाइमेट गेहूं के लिए होता है। ठीक। इसीलिए यूएसए में गेहूं अच्छा। हाँ, इंडिया में भी हमारे पास टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, एशिया का हिस्सा जो है। ठीक है, ये काफी को कैंसर गुजरती है ना इंडिया से, तो ये जो इलाका जी है सर, हाँ। हम देखें तो इसके आसपास का इलाका पूरा गेहूं बेल्ट माना जाता है। तो ये है। इसके बाद यहाँ पर जो मिनरल रिजर्व्स हैं, जो ऑटो जो जो इंडस्ट्रीज हैं, उनका कुछ जो है वो शीट में लिस्टिंग है, उसमें कुछ और एडिशनल मैं आपको अलग से भेज दूंगा। ठीक है, कल भेज दूंगा मैं, तो उसको भी आप उसमें कवर कर लीजिएगा। उसमें अगर कोई लोकेशन या किसी चीज की दिक्कत होगी तो हम लोग उसको कवर कर लेंगे। अगला कॉन्टिनेंट हम लोग उठाएंगे नॉर्थ